नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारे द्वारा जेट के प्रीवियस ईयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की जा रही थी, जिसमें से आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा सन 2017 के पार्ट फर्स्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। ये बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी पेपर में आपको ज़रूर मिलते हैं, इसलिए आज हम लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है इसे तरीके से पढ़ें और यहाँ से लाभ उठाएं। चलते हैं हमारा आज का 2017 के पहले प्रश्न पर। बच्चों, हमारे पास जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में बीजाणुद्भवन मतलब स्पोरुलेशन निम्न के दौरान होता है। अमीबा में जो बेटा स्पोरुलेशन होता है, सबसे पहले तो अपन को तो पूछा गया है बीजाणुद्भवन है क्या। ये जो बीजाणुद्भवन है, इस बीजाणुद्भवन को मैं कह सकता हूँ स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब है स्पोर बनने की क्रिया। कैसे होता है, कब होता है? ध्यान दें, अमीबा के अंदर देखें तो अमीबा में सबसे सामान्य जो विभाजन होता है उसे कहते हैं बाइनरी फिजन, द्विविभाजन। अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर सबसे जो सामान्य है, ध्यान रखें सब छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूं, सबसे जो सामान्य विभाजन है, सबसे सामान्य विभाजन ये तो कहलाता है बाइनरी फिजन, द्विविभाजन। क्या होता है बेटा द्विविभाजन? सुने, इसमें अमीबा क्या करता है, इसमें एक पैतृक अमीबा, जो ये पैतृक अमीबा है, ये खांच विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? खांच विधि के द्वारा दो पुत्री अमीबा में टूट जाता है। बच्चों, इसमें आप बताओ क्या अमीबा इसके अंदर जल्दीबाजी करता है? नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये विभाजन जब होता है जब अनुकूल परिस्थिति होती है, अर्थात जल खूब है, टेम्परेचर नॉर्मल है, खाने पीने की व्यवस्थाएं खूब है, भोजन सामग्री पूर्ण होने पर ये कौन सी विभाजन दर्शाता है? ये द्विविभाजन। और ये विभाजन सबसे सामान्य है और कौन सी परिस्थिति में है? अनुकूल में। लेकिन बच्चा क्या हुआ कि जैसे ही अनुकूल परिस्थिति समाप्त हुई या समाप्त होने लगी, टेम्परेचर का मान बढ़ने लगा। टेम्परेचर के साथ साथ क्या हुआ? जलाशय में जो था धीरे धीरे सूखने लगा, भोजन की व्यवस्था गड़बड़ाने लगी, अर्थात भोज्य सामग्री कम होने लगी, तो अमीबा को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होता है और अमीबा क्या करता है, उसी समय एक विशेष विधि का पालना करता है। और विशेष विधि कौन सी होती है? बीजाणुद्भवन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें अमीबा का जो केंद्रक होता है उसकी केंद्रक कला फट जाती है। और इसमें क्या होता है, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन भी समझा दूं ताकि आपके लिए आगे काम हो सके। ये अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है और केंद्रक में कई सारे गुणसूत्र दिखाई देते हैं, क्रोमेटिड इसमें पाए जाते हैं। अब जब ये अनुकूल परिस्थिति समाप्त होती है तो उस समय इस अमीबा के केंद्रक के चारों तरफ मिलने वाली केंद्रक कला लुप्त हो जाती है और जो यहाँ पर गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र 2-2, 3-3 के जोड़े में इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। जब ये 2-2, 3-3 के जोड़े में व्यवस्थित हो गए, अर्थात 200 से 300 छोटे छोटे क्या बन गए, यहाँ पर गुणसूत्र के खंड बन गए। जैसे ही खंड बने, इन खंडों को थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य चारों तरफ से घेर लेता है और घेर कर छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण करता है। ये क्या बने? ये छोटे छोटे बीजाणु बने। अनुकूल परिस्थिति आने तक ये इसी रूप में पड़े रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, बरसात वगैरह चालू होती है, इसकी भित्ति फट जाती है और ये छोटे छोटे स्पोर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर धीरे धीरे विकास करके ये नए अमीबा का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, द्विविभाजन कब था? जब परिस्थिति अनुकूल थी। और जब बीजाणु का निर्माण कब हुआ? जब परिस्थिति कैसी आई? प्रतिकूल आई। तो आपके सामने एक बात स्पष्ट हो गई कि अमीबा में बीजाणुद्भवन की क्रिया कब होती है? बीजाणुद्भवन की क्रिया प्रतिकूल परिस्थिति, अनफेवरेबल कंडीशन में पाई जाती है। ठीक है, चले नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा सेकंड, कि केंचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों के किस अंग के समान हैं? तो क्लोरोगोगन कोशिका क्या है? ध्यान दें कि जो केंचुआ अर्थात अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में जो आहार नाल है, इसकी
किसकी बात कर रहे हैं? आहार नाल। तो आहार नाल का सबसे जो बाहरी आवरण है, आउटर लेयर है, विसरल पेरिटोनियम के द्वारा ढकी होती है। किसके द्वारा ढकी होती है बेटा? विसरल पेरिटोनियम के द्वारा। और विसरल पेरिटोनियम ये पूरे आहार नाल को ढक रही है। ये आमाशय में पहुंची और आंत में पहुंचती है। आमाशय समझते हैं, स्टमक, और आंत को कहते हैं इंटेस्टाइन। ये आमाशय और आंत में पहुंचती है और इसी विसरल पेरिटोनियम अर्थात इस पेरिटोनियम पर कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसे कहते हैं क्लोरोगोगन कोशिका। ये क्लोरोगोगन कोशिका कहाँ है बच्चों? आंत में और आमाशय में है। आंत और आमाशय किसका भाग है? ये पाचन तंत्र का भाग है। इसका मतलब आप समझदार हैं, पाचन तंत्र का भाग है तो हमारे पाचन तंत्र के भी किसी विशेष अंग के रूप में काम करेंगी। आप जरा चेक करें कि ये पाचन तंत्र का हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से भाग हैं। देखो, क्या प्लीहा पाचन तंत्र से संबंधित है? नहीं, ये परिसंचरण से है। क्या वृक्क? ये उत्सर्जन से है। फेफड़े ये किससे हैं? ये हमारे श्वसन तंत्र से हैं। यकृत ये पाचन तंत्र से है। तो आप समझ गए होंगे कि केंचुए की क्लोरोगोगन कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ध्यान रखना। ये उत्पत्ति में समान नहीं होती बल्कि कार्य की दृष्टि से समान होती है। और ऐसी संरचनाएं जो कार्य की दृष्टि से समान हो क्या कहलाती हैं? एनालोगस। क्या कहते हैं इसको? एनालोगस। या इसको हम कहते हैं क्या कि समव्रतीय। क्या कहते हैं इसको? समव्रतीय कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्लोरोगोगन कोशिका किसके समान है, तब तो आएगा यकृत। लेकिन कई बार ऐसे नहीं पूछता, एक शब्द और जोड़ देता है कि क्लोरोगोगन कोशिका किसके समव्रतीय होती है, तो याद रखेंगे यकृत के समान होती है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम चलेंगे थर्ड पे। क्वेश्चन आ रहा है मोलस्का का श्वसन वर्णक है अर्थात रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्क की बात कर रहा है कि मोलस्का में श्वसन वर्णक अर्थात ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाला वर्णक कौन सा है। तो ध्यान दें कि दो वर्णक बहुत ही फेमस है। एक है हमारे पास हीमोग्लोबिन। कौन सा है बच्चों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसकी बात करें तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? आपको सीधे सीधे से याद रखना है कि मानव की बात कर लें तो मानव में हीमोग्लोबिन है। हमारे सिलेबस में एक सदस्य चलता है, जंतु चलता है, केंचुआ। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? केंचुआ के अंदर भी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे अपने लोग। लेकिन और एक चीज़ ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। लेकिन बच्चों एक वर्णक और होता है, उसे कहते हैं हीमोसाइनिन। क्या कहते हैं बच्चों? हीमोसाइनिन। और हमसे वही पूछा गया है। हीमोसाइनिन की बात करें तो ये किसमें मिलता है? ये मिलता है मोलस्का में। किसमें मिलता है? मोलस्का के अंदर। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि मोलस्का का श्वसन वर्णक क्या है? तो मोलस्का का श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? हीमोसाइनिन। एक शब्द और सुने, इसमें आ रहा साइनिन। और साइनिन किसको बताता है? साइनिन बताता है नीले रंग को। किसको बताता है? नीले रंग को। अर्थात ये श्वसन वर्णक कैसा है? रंग में नीला होता है। इसलिए इसके जो है ना रक्त होगा किसका? मोलस्का का रंग में कैसा होता है? नीला। हम बात करें मानव और केंचुए की बात करें तो हीमोग्लोबिन में ये किसको बता रहा है? लाल रंग को। इसका रक्त कैसा होता है? लाल कलर का। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सब हीमोसाइनिन का रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन बच्चों नीला रंग किसके कारण होता है? नीला रंग होता है कॉपर के कारण। किसके कारण होता है? कॉपर नामक तत्व के कारण। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व उपस्थित होगा? तो हीमोसाइनिन में कॉपर या तांबा पाया जाता है और हीमोसाइनिन मोलस्का का श्वसन वर्णक है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 कि कॉकरोच के दिन के समय की दृष्टि होती है। तो ध्यान दें बेटा कि कॉकरोच में दिन के समय की दृष्टि कैसी होती है। तो आप लोग ध्यान रखें कि कॉकरोच में 2 प्रकार की दृष्टि पाई जाती है। 2 प्रकार की दृष्टि। और हमसे पूछा क्या गया? दिन के समय। तो दिन के समय यहाँ पर जो पाई जाने वाली दृष्टि होगी वो मिश्रित दृष्टि कहलाती है। कैसी कहलाती है? मिश्रित दृष्टि के नाम से जानी जाएगी। अपन को इतना ही याद रखना है। अगला कि फैसियोला हिपेटिका की संक्रमणशील अवस्था है। बच्चों फैसियोला हिपेटिका क्या है? तो फैसियोला हिपेटिका आपने सुना होगा, इसे कहते हैं यकृत कृमि। क्या कहते हैं बच्चों? इसको यकृत कृमि के नाम से जाना जाता है।
यकृत कृमि के नाम से जानते हैं, ये आपको इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। ये एक द्विपोषदीय जीव है। क्या है? द्विपोषदीय परपोषी है। ध्यान रखें, द्विपोषदीय का मतलब क्या होता है कि ऐसा परपोषी जो कि दो सजीवों पर अपना जीवन यापन करता है, दो सजीवों पर अपना गुजारा चलाता है। तो यहाँ पर हम बात करें इसके दो पोषद कौन से होते हैं। पहला तो होता है यहाँ पे कशेरुक। क्या होता है? कशेरुक, जिसमें फेमस एग्जाम्पल आता है भेड़। कौन सा आता है? भेड़। और दूसरा आता है यहाँ पे जलीय घोंगे। और कौन से जलीय घोंगे? स्वच्छ, अर्थात मीठे जल में पाए जाने वाले स्वच्छ जलीय घोंगे। आपने नाम सुना लिम्निया इत्यादि। लिम्निया वंश की बात करें तो लिम्निया वंश के घोंगे इसका क्या है? द्वितीयक पोषद है। तो ये तो कौन सा क्या? प्राथमिक। और ये कौन सा हो गया? द्वितीयक। अब हम बात करें साहब कि इसमें संक्रमणशील अवस्था कौन सी होती है। तो संक्रमणशील अवस्था का मतलब है कि जो ऐसी अवस्था जो प्राथमिक पोषक को या प्राथमिक परपोषी को संक्रमित कर दे, वो संक्रमणशील अवस्था कहलाती है। तो ध्यान दें कि इसकी प्राथमिक जो पोषद है, प्राथमिक पोषद क्या है? भेड़। अब ये क्या होता है कि भेड़ के अंदर क्या होता है कि भेड़ में जब ये अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात भेड़ में क्या करता है? ये अंडे देता है। और जब ये अंडे देता है तो अंडे देने के पश्चात जब ये भेड़ चरते चरते किसी जलाशय के समीप पहुंचती है और वहां पर ये मल त्याग करती है, तो ऐसी कंडीशन में ये अंडे मल के द्वारा बाहर आ जाते हैं। बाहर आए और बाहर आने के बाद में ये अंडे स्फुटित होते हैं, हैचिंग की क्रिया होती है। और हैचिंग की क्रिया के दौरान सबसे पहले एक अवस्था बनती है, उसे कहते हैं मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा बनता है। कौन बनता है? मिरासीडियम लार्वा अवस्था बनती है। ये किससे पैदा हुई? अंडे के स्फुटन से। अंडे का जैसे स्फुटन हुआ, अंडे के स्फुटन से क्या बनी? मिरासीडियम लार्वा उत्पन्न हो जाता है। मिरासीडियम लार्वा अब क्या करता है? अगली अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं सर्केरिया लार्वा। क्या कहते हैं इसको? सर्केरिया लार्वा। और सर्केरिया लार्वा फिर अगली अवस्था में परिवर्तित होता है, इसे कहते हैं मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया लार्वा कहते हैं। आप समझना इस चीज़ को। हमने जो बात की कि मिरासीडियम लार्वा बना और बनते ही ये घोंगे के अंदर चला गया और घोंगे में जाकर ये क्या होता है? सर्केरिया, और सर्केरिया से किस में बदल जाता है? मेटासर्केरिया में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे ही मेटासर्केरिया में परिवर्तित हुआ और ये मेटासर्केरिया लार्वा अब क्या होता है कि ये जल के जलाशय में किसी भी घास इत्यादि के साथ ये चिपक जाता है। और जब भेड़ पुनः इसको न क्या है कि उस पादप को खाती है और ये भेड़ के शरीर में पहुंच जाता है और यकृत को जाके क्षति पहुंचाता है। तो आप बताएं क्या भेड़ के द्वारा कौन से लार्वा को ग्रहण किया गया था? भेड़ में भोजन के साथ कौन सा लार्वा गया? मेटासर्केरिया लार्वा। इसलिए फैसियोला हेपेटिका की संक्रमणशील अवस्था मेटासर्केरिया अवस्था कहलाती है। समझ में आ गया आपके? तो ये ध्यान रखें, इसका प्राथमिक परपोषी कौन है? प्राथमिक पोषद इसका है भेड़। और इसका द्वितीयक पोषद की बात करें तो लिम्निया वंश के घोंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली हम बात करें कि रेड हेरी कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम क्या है। रेड हेरी कैटरपिलर का जो वैज्ञानिक नाम है बेटा, वो से कहते हैं हम लोग एम्सेक्टा मूरी। क्या कहते हैं? एम्सेक्टा मूरी। अब हम बात करें तो एम्सेक्टा यहाँ पर क्या है? वंश है। क्या है? वंश। जाति की बात करें तो जाति यहाँ पर बदल सकती है। तो यहाँ पर देखें तो एम्सेक्टा एल्विस्ट्रिगा ये क्या है? इसका सही विकल्प होगा किसका? रेड हेरी कैटरपिलर का। अब हम बात करें आगे की। नेक्स्ट है दीमक का आहार नाल में कौन से कशाभिकीय पाए जाते हैं? तो दीमक के आहार नाल में
दीमक के आहार नाल में पाए जाने वाले कशाबिकी की बात कर रहे हैं। तो दीमक की बात करें तो दीमक के आहार नाल में बच्चों याद रखना है कि ट्राइकोनिम्फा, किसकी बात करेंगे? ट्राइकोनिम्फा। हम बात करें इसकी कि ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। और बच्चों ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये सेलुलोज पचाने का कार्य करता है। किसके? सेल्यूलोज को पचाता है। अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न में आपको देखो दोनों बातें दे दी कि दीमक के आहार नाल में कौन सा कशाबिकीय पाया जाता है जो सूखी लकड़ी का पाचन करता है, और सूखी लकड़ी मतलब सेलुलोज का पाचन करता है। तो आंसर क्या आएगा? ट्राइकोनिम्फस या ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बच्चों हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है LD50। सबसे पहले हम बात करें कि साहब ये LD50 क्या है। तो ध्यान दें, कीटनाशक की वह मात्रा, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड या रासायनिक पीड़कनाशी, केमिकल पेस्टिसाइड कह दूं, तो कीटनाशक की वह मात्रा जो कि 50% तक कीटों की संख्या को नष्ट कर दे, वो LD50 कहलाती है। समझ में आ गया? LD50 क्या है? कि वह मात्रा कीटनाशी की जो कि आधे कीटों को नष्ट कर दे, वो LD50 कहलाती है। तो हम इसका मापन काय में करते हैं? तो ध्यान रखना, इसका जो मापन किया जाता है मिलीग्राम, हम बात कर रहे हैं मिलीग्राम में। ये जंतु शरीर का वजन किलोग्राम में और इसका मान किसमें? मिलीग्राम में LD50 का मापन किया जाता है। तो मिलीग्राम पर जंतु शरीर का वजन किलोग्राम में LD50 कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा संश्लेषित यौगिक है? ध्यान दें बच्चों, इसमें चेक करें कि कौन सा संश्लेषित है। राइनिया, सबाडिला, पायरिथ्रम, ये तो सब प्राकृतिक हैं। पायरेथ्रॉइड्स ये क्या होता है? संश्लेषी होता है, अर्थात संश्लेषित की श्रेणी में आता है। तो आपको याद रखना है संश्लेषित कौन है? पायरेथ्रॉइड्स। क्वेश्चन नंबर अगला, कीटनाशक जो पौधों के हानिकारक जीवों के नियंत्रण में उपयोग आते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि कीटनाशक जो पौधों के हानिकारक जीवों के नियंत्रण में उपयोग में लिए जाते हैं, वो कीटनाशक क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दें कि हानिकारक जीवों के नियंत्रण में, अर्थात उन जीवों को नष्ट कर रहे हैं। और बच्चों, किसी भी जीव को नष्ट करने के लिए किसकी उपस्थिति होना जरूरी है? किसी भी जीव को नष्ट करने के लिए वास्तव में हमें आवश्यकता होती है विषैले पदार्थ की। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जीवों के नियंत्रण में उपयोग में आने वाले ऐसे कीटनाशक रसायन क्या कहलाते हैं? ऐसे कीटनाशक रसायन को टॉक्सिकोल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? टॉक्सिकोल्स कहते हैं। ये आपको एज इट इज याद रखना है। चलें अगला, क्वेश्चन नंबर 11 कि कीटों के कल्चर नियंत्रण में शामिल है। बच्चों, कीटों के कल्चर नियंत्रण, कल्चर नियंत्रण में मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? जिसमें हमारे द्वारा तरह तरह की क्रियाविधि अपनाई जाती है। देखो, फसल चक्रण से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फसल चक्रण से कीटों का नियंत्रण ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कीट है, कीट के लार्वा हैं, कीट के अंडे हैं, ये लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में, अर्थात क्या है कि संरक्षित अवस्था में नहीं रह पाते। अगर हमने फसल को बदल के बोया तो वो एक निश्चित समय तक ही जीवित रहेंगे और उसके बाद ये मर जाएंगे। आगामी फसल के बाद हम बात करें तो आगामी फसल में इनका प्रकोप नहीं हो पाता। इसका मतलब कल्चर कंट्रोल में फसल चक्रण उपयोगी होता है। जुताई प्रक्रिया बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया के दौरान भी हम लोग कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। सहनशील किस्में या प्रतिरोधी किस्मों का, बिल्कुल साहब, ये भी हमारे लिए सही है। इसलिए कल्चर नियंत्रण में किसको शामिल करते हैं? ऑल ऑफ दीज को, उपरोक्त सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों हमारे सामने अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। IPM का अभिप्राय है। IPM क्या है बेटा? इसने अभिप्राय मीन्स इसका फुल फॉर्म पूछिए, IPM क्या चीज़ है। तो ध्यान दें कि IPM के लिए इसने कहा, पहला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन्युफैक्चरर्स,
इंटीग्रेटेड प्लांट मैन्युफैक्चरर्स, इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ध्यान दें, आईपीएम क्या है कि विशेष नियमों का संग्रह है जो पेस्ट कंट्रोल अर्थात पीड़क नियंत्रण में क्या करता है, विशेष भूमिका निभाता है। तो आईपीएम की बात करें तो आईपीएम में आईपीएम वास्तव में किस नाम से जाना जाता है, अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम के नाम से जाना जाता है। ये जो आईपीएम है, ये जो शब्द किसने दिया था 1970 में, ध्यान रखेंगे 1970 में आईपीएम शब्द दिया था गियर के द्वारा। कौन सा वैज्ञानिक था, गियर ने आईपीएम शब्द का उपयोग किया, ध्यान रखेंगे शब्द का उपयोग किया। ये भी अपन को ध्यान रखना है, कई बार पूछ ले कि आईपीएम शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो गियर के द्वारा 1970 अर्थात 1970 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है संख्या 13। उपरोक्त में से कौन सा संग्रहित अनाज का हानिकारक कीट है। ध्यान दें बच्चों, संग्रहित अनाज, संग्रहित अनाज मतलब जो खेतों से निकलकर हमारे घर आ चुका है या हमारे गोदामों में आ चुका है, उसे कहते हैं संग्रहित। ध्यान दें, रेड हेरी कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर की बात करें जिसे कहते हैं कातरा। क्या कहते हैं बच्चों, कातरा। ये रेड हेरी कैटरपिलर खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचाता है जब खेत में खड़ी होती है, अर्थात ये भंडारित कीट तो नहीं है। फिर हम बात करें पोड बोरर, थर्ड पे पहुंचे। पोड बोरर की बात करें, ये फली छेदक है, ये खेतों में खड़े हुए फसल को नुकसान पहुंचाता है। व्हाइट गर्व, ये भी क्या करता है, खड़ी फसल को ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, जिसे सफ़ेद लट कहते हैं। लेकिन खपरा बीटल, खपरा बीटल ये क्या होता है कि ये संग्रहित अनाज में नुकसान पहुंचाता है, अर्थात संग्रहित अनाज का हानिकारक कीट कहलाता है। याद रह जाएगा आपको, ऐसे ध्यान रखना है कि संग्रहित अनाज मतलब जो खेतों से निकलकर गोदाम में आ चुका है, उसे नुकसान कौन पहुंचा रहा है, बीटल पहुंचाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला। नेक्स्ट देखें, व्हाइट गर्भ के नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है। व्हाइट गर्भ आप समझते हैं, सफ़ेद सुंडी। इसकी बात करें तो इसकी नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था, देखो बेटा सबसे बड़ी बात याद रखना कि नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था लार्वा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है, लार्वा अवस्था, जो सबसे बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। और इसका लार्वा क्या कहलाता है, ग्रभ कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रभ कहलाता है। तो जरा चेक करें, लार्वा और लार्वा जो कहलाता है वो कहलाता है ग्रभ। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में ग्रभ तो ज़्यादा सही है। और साथ में कह रहा है वयस्क, तो आप ध्यान रखें कि व्हाइट गर्भ की जो हानिकारक अवस्था ग्रभ और वयस्क दोनों ही होती है। ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि पोड बोरर कीट सामान्यतः उपरोक्त पर पाया जाता है। तो ध्यान दें बच्चों कि पोड बोरर किसको नियंत्रित करता है, सॉरी किसको हानि पहुंचाता है। तो शब्द आ रहा है पोड। पोड क्या है, ध्यान रखना, ये एक फल का प्रकार है। क्या है, फल का प्रकार है। और ये जो फल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फली, ये लेग्यूमिनेसी कुल, लेग्यूमिनोसी कुल का फल है। और बच्चों ध्यान रखना कि लेग्यूमिनोसी कुल में क्या आती हैं, दालें आती हैं। क्या आती हैं, दालें। तो इसका मतलब ये कि लेग्यूमिनोसी का जो है ना क्या है कि फल है वो क्या कहलाता है, वो पोड कहलाता है। क्या कहलाता है, पोड। और इस पोड में क्या कर रहा है, छेद किया जा रहा है, अतः इसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो लेग्यूमिनेसी के सदस्य कौन है, दालें। तो इसका मतलब दालों का फल क्या आ गया, दाल के पादप में जो फल होगा वो पोड कहलाएगा। और इस पोड को नुकसान पहुंचा रहा है कौन, पोड बोरर, पोड में छेद करने वाला फली छेदक। तो आंसर क्या आएगा, क्या गेहूं में ना क्या है कि ये नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं। मक्का गन्ने की बात आएगी, नहीं, चूंकि पोड दालों से संबंधित है इसलिए सही उत्तर आएगा पोड बोरर दालों में क्या करता है, पाया जाता है। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 16। अंडाशय से अंडा उपरोक्त में से किस अवस्था में मुक्त किया जाता है। तो ध्यान दें, अंडाशय की बात करें
तो अंडाशय में सैकड़ों की संख्या में क्या पाई जाती है, ऊगोनिया पाई जाती है। ये गुणन प्रावस्था की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जन्म के समय 4 लाख ऊगोनिया होती, जिनमें से 400 ऊगोनिया ही अंडे का निर्माण करती हैं। तो ये क्या करती है कि इसके बाद इस ऊगोनिया की बात करें, किसी एक ऊगोनिया को अन्य ऊगोनिया चारों तरफ से इस प्रकार से क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। अन्य ऊगोनिया इसे चारों तरफ से ढक लेती हैं। ढकने के पश्चात एक थीका इंटरना बनती है। इसके पश्चात क्या होता है कि इस थीका इंटरना के चारों तरफ थीका एक्सटर्ना का निर्माण होता है, और थीका एक्सटर्ना के बनने के पश्चात फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ये अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है। जब अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है तो इस अवस्था में ये अंडा कौन सी रूप में रहता है, ये रहता है सेकेंडरी oocyte अवस्था में। बच्चों कौन सी अवस्था में होता है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में। और इस अवस्था को सबसे पहले जीडी ग्राफ ने, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, इस अवस्था को जीडी ग्राफ ने समझाया था, अर्थात इसने इसके बारे में बताया था। इसलिए सेकेंडरी oocyte अवस्था को हम ग्राफियन फोलिकल अवस्था, क्या कहते हैं बेटा, ग्राफियन फोलिकल अवस्था भी कहते हैं। फोलिकल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि द सेकेंडरी oocyte अवस्था ऑल्सो नोन एज ग्राफियन फोलिकल स्टेज बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई या इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाई जीडी ग्राफ। ये अपन को विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती बेटा। और फैलोपियन नलिका किसका भाग होती है, फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी ओविडक्ट का पार्ट होती है। तो ध्यान रखें यहाँ पर फैलोपियन नलिका नहीं है। ऑप्शन संख्या सी में क्या दे रखा है, अंडवाहिनी नलिका। इसी अंडवाहिनी नलिका को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिंब वाहिनी नलिका या फिर अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना बेटा, विटामिन के बारे में विशेष रूप से ध्यान से सुने कि विटामिन हमारे शरीर के वे ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता और हमें आवश्यकता के अनुसार भोजन के रूप में उन्हें ग्रहण किया जाता है। यदि इन विटामिनों का हमारे शरीर में क्या हो जाए, अभाव हो जाए या इनकी कमी हो जाए तो इनकी कमी से हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे विटामिन की अल्पता जन्य रोग कहा जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान दें, अलग अलग विटामिनों से अलग अलग रोग होते हैं। अब हमसे कह रहा है कि साहब रुधिर का थक्का नहीं बन पा रहा साहब, अर्थात ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रही, क्लोटिंग टाइम बढ़ रहा है, अर्थात रक्त के थक्का बनने में समय ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा मीन्स बन ही नहीं पा रहा साहब। तो ये किसके कारण हुआ, तो ध्यान रखेंगे तो रक्त का थक्का को बनाने के लिए भी एक विटामिन की आवश्यकता होती है और उसे कहते हैं विटामिन के। क्या कहते हैं उसको, विटामिन के। इस विटामिन के की बात करें तो इस विटामिन के को क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, फाइलोक्विनोन के नाम से इसे जाना जाता है, जो क्या है, जो विटामिन के रूप में कहीं भी आपको किताबों में मिल जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन के। कई बार बेटा इसको ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, जरा सुने। आपको पता रक्त का थक्का एक आनुवांशिक रोग में भी नहीं बनता, और वो आनुवांशिक रोग कौन सा होता है, जेनेटिकली जो डिजीज़ होती है, आपने सुना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में भी ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर एक प्रश्न घूमकर और पूछा जाता है, कैसे कि वह विटामिन जिसकी कमी से हीमोफीलिया के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात हीमोफीलिया के समान लक्षण मतलब रक्त का थक्का नहीं बन पाता। बात यही है, आपके सामने जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखें, 19वां नंबर कि वियोजन वक्र डिसोसिएशन कर्व, किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिसोसिएशन कर्व या वियोजन वक्र निम्न में से किससे संबंधित है। तो ध्यान दें, आपको पता है कि श्वसन की क्रिया की बात करें तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन की क्रिया में
ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरे जगह तक, अर्थात एक उस जगह मतलब हमारे फेफड़ों की कूपिकाओं से कहाँ लेके जाई जाती है, ऊतकों तक ले जाई जाती है। और ऊतकों तक ले जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन। समझ गया आप? कहना क्या चाह रहा हूं कि जो वियोजन वक्र है वो किससे संबंधित है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से संबंधित होता है। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट का 2017 की बायोलॉजी में जो पार्ट फर्स्ट है उसका जो लास्ट क्वेश्चन आज का है, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देंगे सेकंड पार्ट। जो 20वां क्वेश्चन है जरा देखें, एस्कॉर्बिक एसिड निम्न में से कौन सा विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों कहाँ पाया जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दें। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन क्या कहलाता है, सी कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, विटामिन सी या विटामिन सी कहलाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये रूटेसी कुल की बात करें, रूटेसी कुल। और रूटेसी कुल कौन से होते हैं, खट्टे कुल या खट्टे फल, इनके अंदर पाया जाता है। और इसकी जो कमी हो जाती है, इसकी कमी किसकी, विटामिन सी की कमी, इससे क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है और स्कर्वी रोग से मसूड़ों से क्या आता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है। क्या आता है इसके अंदर, खून आता है। तो यहाँ पर अपन को सारी बातें याद रखनी है कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या कहलाता है, विटामिन सी। ऑप्शन में देख लें, हमारा पहला ऑप्शन सही है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, ये रूटेसी कुल के पादपों के अंदर, अर्थात रूटेसी कुल के फलों में पाया जाता है, अर्थात जिसे अपन क्या कहते हैं, खट्टे फल कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आना आरंभ हो जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि वह विटामिन जिसकी कमी से मसूड़ों से खून आ जाता है, विटामिन सी। ऐसा प्रश्न आता है, आपसे प्रश्न पूछे, एक व्यक्ति जिसके मसूड़ों से खून आता है, तो विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आप उसे कौन से फल खाने की सलाह देंगे, तो बताओ, उसे मीठे फल खाने की सलाह देंगे, उसे कड़वे फल खाने की सलाह देंगे, खट्टे फल, उसे खट्टे फल खाने की सलाह देंगे, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और यही विटामिन सी क्या है, ये मसूड़ों से खून को रोकने का कार्य करता है। और विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट पूरा हुआ के लिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। तब तक के लिए धन्यवाद।